नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत मई 2022 के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर हम नजर डालेंगे और उन घटनाक्रमों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। जैसे पहली सूचना यह है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए छात्रों के हित में सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का आयोजन हमारे यहाँ किया जा रहा है, जो कि 26 जून से प्रारंभ होने वाला है और ये 29 जनवरी तक चलेगा। इसके अंतर्गत आपको कुल 50 टेस्ट की एक श्रृंखला प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको 31 जीएस के टेस्ट और 19 सी सेट के टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस श्रृंखला का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। चलिए, आपके लिए एक और न्यूज है। आपको पता होगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की शारीरिक नापजोक की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल रूप से संचालित की जा रही है, जो कि 12 जून से प्रारंभ हो चुकी है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को एकदम नॉमिनल शुल्क पर यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाने के लिए इसमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारे द्वारा ऑफलाइन तथा ऑनलाइन सीजीपीएससी प्रीलिम्स तथा मेंस की बैचेस भी प्रारंभ की गई है। तो उससे जुड़ने के लिए भी आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा होगा। चलिए, तो आते हैं आज के टॉपिक पर। पहला टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत जर्मनी समझौता। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ भारत जो है वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारत ने अभी हाल ही में जर्मनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके द्वारा जर्मनी ने यह आश्वासन दिया है कि वो आगामी वर्षों में $10 बिलियन का निवेश जो है वो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में करने वाला है। तो आइए न्यूज पढ़ लेते हैं। चलिए, लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, नाम याद रखिएगा, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछता है। तो जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग में वृद्धि करना और जलवायु संरक्षण की दिशा में तेजी लाना है। ठीक है, इस दिशा की कार्यवाही जो की जा रही है उसमें तेजी लाना है, ये इसका उद्देश्य है। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो, सॉरी मैंने $10 बिलियन बोल दिया था गलती से, है ना, 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि वर्ष 2030 तक निवेश की जाएगी। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे पहले तो किस देश के साथ समझौता हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जलवायु परिवर्तन की दिशा में जर्मनी ने कितनी राशि का निवेश करने का अनुबंध किया है भारत के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 10 बिलियन यूरो। और एक चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, तो ओलाफ सोल्ज जो है वो वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। इसी में आगे पढ़ते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत जर्मनी समझौता ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण व वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक इंडो जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना करेगा। यानी एक टास्क फोर्स निर्मित की जाएगी जिसके द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके उत्पादन, उसके उपयोग, उसके भंडारण और उसके वितरण पर कंट्रोल रखा जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि आगामी 5 वर्षों में, यानी कि 2030 तक, सॉरी आगामी 5-7 वर्षों में 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में स्वयं को सक्षम बनाने की बात जो है की गई है इसके द्वारा। आगे ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पृथक करके उत्पादित किया जाता है।
देखिए, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका उत्पादन किया जाएगा पानी से। ये एक तकनीक होगी जिसके द्वारा हाइड्रोजन को यानी H2O को, पानी को H2, ठीक है, 2H+ और O- इसमें विघटित किया जाएगा और इसमें जो हाइड्रोजन विमुक्त हो रहा है इसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है और इसी के तकनीक से संबंधित जो अनुबंध है वो जर्मनी के साथ अभी हाल ही में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है ओलाफ सोल्ज, नाम पढ़ा हमने, जर्मनी के चांसलर, और ये हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र। ठीक, ग्रेन आधारित यानी कि जो अनाज होता है, ठीक है, ग्रेन बोला जाता है अनाज को, अनाजों पर आधारित एक एथेनॉल संयंत्र जो है ये अभी हाल ही में स्थापित किया गया है बिहार में और इसका उद्घाटन किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। ये भारत का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो अनाज पर आधारित होगा और एथेनॉल का उत्पादन करने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें। हाल ही में बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है वो धान या किसी भी अनाज पर आधारित नहीं है, बल्कि वो गन्ने पर आधारित है, जिसमें मोलासिस की एक प्रक्रिया होती है और मोलासिस के द्वारा जो सह उत्पाद है उससे एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। जबकि ये जो संयंत्र लगाया गया है वो अनाज पर आधारित होगा, यानी अनाज के जो सह उत्पाद होते हैं जैसे धान की भूसी हो गया, गेहूं की भूसी हो गया, दाल की खली हो गई, है ना, इन सब के माध्यम से एथेनॉल का उत्पादन यहां पर किया जाएगा। ठीक, यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। ठीक, याद रखिएगा यह कितने एकड़ पर है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो आगामी एग्जाम होने वाला है, मेंस का जो पेपर होगा, ठीक है, उसमें आप इसको बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए 150 टन मक्का का प्रयोग किया जाएगा प्रतिदिन, है ना, और चावल का प्रयोग किया जाएगा और प्रतिदिन इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 65,000 लीटर प्रतिदिन इसमें एथेनॉल उत्पादित किया जाएगा। यह संयंत्र ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल का उपयोग कर एथेनॉल उत्पादन करने में बिहार की मदद करेगा। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो एरिया है यहाँ पर गन्ने की फसल भी अच्छी खासी होती है, तो वहां पर इनसे संबंधित जो फसल है उनका उपयोग करके भी एथेनॉल उत्पादित किया जाएगा। ये बार बार शब्द आ रहा है एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल, एथेनॉल इतना प्रयोग में क्यों लाया जा रहा है, या एथेनॉल जो है इसका क्या उपयोग है। तो आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में एक तकनीक विकसित की गई है जिसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके साथ मिक्स किया जा रहा है किसको, एथेनॉल को। एथेनॉल को मिक्स करके पेट्रोलियम पदार्थ की एफिशिएंसी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, एक तो हमें पेट्रोलियम की लागत कम हो जाएगी, दूसरा हमको पेट्रोलियम जो प्रयोग किया जा रहा है वो कम लगेगा। ठीक है, यानी कि उसके सांद्रण में भी कमी आएगी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, एथेनॉल एक स्पष्ट रंगहीन कार्बनिक तरह का अल्कोहल है जिसका उपयोग वैकल्पिक ईंधन के स्रोत के अलावा रासायनिक विलायक के रूप में और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करने का रखा गया है। ठीक है, यानी अब आपके पास जो पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोल जो आने वाला है गाड़ी में जो डलाते हैं, उसमें लगभग 20% जो भाग है वो किसका रहेगा, एथेनॉल का रहने वाला है। ये लक्ष्य रखा गया है किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
चलिए अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश। आपको पता होगा कि 2019 में सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर जो है ना, इसको दो भागों में बांटा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। और वहीं से हमारे यहाँ भारत में राज्यों की कुल संख्या हो गई थी 28 और यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई थी 8। अब हाल ही में ये जो यूनियन टेरिटरी है हमारा जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसके परिसीमन के लिए आदेश आया है। क्या आदेश आया है? यहां पर विधानसभा सीट जो है वो निर्धारित करने के संबंधी आदेश आया है। क्या है ये आदेश, आइए समझते हैं। देखिए, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया है। यानी जो परिसीमन करना था वहां का विधानसभा से संबंधित, उससे संबंधित अंतिम आदेश जो है वो पारित किया जा चुका है। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। ठीक, जम्मू कश्मीर क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है सहूलियत के लिए, जिसमें से कुल यहां पर 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 43 जो हैं ये आवंटित की गई है किसको? जम्मू वाले क्षेत्र को, और 47 आवंटित की गई है कश्मीर वाले क्षेत्र को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, एसोसिएट सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिकों, सिविल सोसाइटी समूहों के साथ विचार विमर्श के बाद 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी ये जो 90 सीटें हैं इसमें से 9 सीटें जो हैं वो किसके लिए आरक्षित होंगी? एसटी वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। इनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में स्थित हैं। ठीक है, तो जम्मू क्षेत्र की अगर बात करें, है ना, ये 9 को पुनः दो भाग में बांट दो। ठीक है, ये 90 में से 9 है तो 6 चली जाएंगी जम्मू वाले क्षेत्र में और 3 चली जाएंगी कहाँ? कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र में। ठीक, वर्ष 1995 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आखिरी बार परिसीमन वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था। इस पुनर्गठन से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। यानी यहाँ पर 5 आपके संसदीय क्षेत्र है और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ये परिसीमन आयोग का एक आदेश है। ठीक, इसी में आगे बढ़ते हैं कि परिसीमन क्या है। ठीक है, समझते हैं इसको। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। यानी उस राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन सी सीटें आएंगी, कितना कितना क्षेत्र होगा, जनसंख्या के आधार पर यह बांटा जाने वाला काम ही क्या कहलाता है? परिसीमन कहलाता है। ठीक, अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। जाहिर सी बात है, ये जो आयोग है इसका गठन ही किस आधार पर किया जा रहा है? लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग के साथ सामंजस्य इनको बिठाना पड़ता है। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो याद रखना, नवनिर्मित जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो एक विधानसभा वाला राज्य होगा। ठीक है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि पौंडीचेरी है, वैसा ही एक यूनियन टेरिटरी होने वाला है जम्मू कश्मीर। और इसके अंतर्गत विधानसभा के कुल सीटों की संख्या होगी 90, जिसमें से 43 जम्मू क्षेत्र में होंगे और 47 कश्मीर घाटी के अंतर्गत आएंगी। अगर आरक्षण की बात करें तो कुल 9 सीटें जो हैं, इन 90 में से 9 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और इन 9 में से 6 जो है वो जम्मू क्षेत्र में, जबकि 3 जो है वो कश्मीर घाटी में आने वाली है।
यह परिसीमन आयोग का नवीनतम आदेश है जम्मू कश्मीर के परिसीमन से संबंधित। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन जो है वो इस पुरस्कार को प्रदान करता है और इस वर्ष के लिए भी जो खाद्य पुरस्कार है उसके विजेता की घोषणा की जा चुकी है। तो आइए जानते हैं कि कौन है इसके विजेता। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग के नाम की घोषणा की है। तो 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग को। रोसेनजविग को उनके शोध जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं इसका पूर्वानुमान के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। ठीक, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जलवायु का खाद्य प्रणालियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसके आधार पर, यानी जलवायु के आधार पर खाद्य प्रणालियों के संबंध में कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है, इसके संबंध में इन्होंने शोध किया है और उसी के लिए इन्हें दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। वर्ष 2021 में प्रमुख पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने पुरस्कार जीता था। ठीक है, 2021 में किसने जीता था? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ठीक, और वर्ष 2020 में भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने यह पुरस्कार जीता था। तो 2020 और 2021 दोनों को भी आपको याद रखना है। चलिए तो समझते हैं कि ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको देने का उद्देश्य होता है, क्या होता है? विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके उन्नत मानव जीवन विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। ठीक, यानी कि जो भोजन की गुणवत्ता है, आपको पता होगा कि जो भी भूखमरी इंडेक्स जारी होता है उसमें बहुत सारे देश जो है वो काफी नीचे वाले क्षेत्रों में आते हैं, खासकर लैटिन अमेरिकन कंट्री और हमारा जो एशिया प्रांत है वहां के देश। तो उन सभी क्षेत्रों में भोजन की गुणवत्ता, ठीक है, भोजन की गुणवत्ता भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुपोषण भी आज की डेट में विश्व स्तरीय बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। तो भोजन की उपलब्धता और भोजन की गुणवत्ता, इन दोनों के क्षेत्र में जो लोग महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने हेतु ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, विश्व खाद्य आपूर्ति में योगदान देने वाले किसी भी क्षेत्र जैसे पौधे, पशु और मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पोषण एवं ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, पुरस्कार राशि की अगर बात करें तो पुरस्कार राशि के रूप में विजेता को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो आपको इमेज दिखा देता हूं, ये है सिंथिया रोसेनजविग, ठीक है, जिनको दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। ठीक, इमेज आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। आपको पता होगा कि अब बहुत सारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो ट्रेन है ना, कोई स्पेशल ट्रेन होती है, वो किस स्टेशन से लेकर के किस स्टेशन के बीच चलाई गई है। तो इसी प्रकार का एक स्पेशल ट्रेन अभी हाल ही में चलाया गया है जिसका नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। रेल मंत्रालय की नई नीति के तहत 21 जून 2022 से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन, ठीक है, या भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक, याद रखिए कब चलाई जाएगी? 21 जून को। शामिल स्थान, कौन कौन से स्थान इसमें शामिल होंगे, इंपॉर्टेंट है।
वे सभी प्रमुख स्थान जो भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हैं तथा इसमें जनकपुर नेपाल भी शामिल है। ठीक, जनकपुर जो है वो नेपाल में स्थित है। आपने मिथिला वाला प्रांत सुना होगा, वो इसी के अंतर्गत है ना। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी जनकपुर को मिथिला प्रांत माना जाता है। ठीक, जो माता सीता का जन्म स्थान है। ये स्थान जो हैं वो शामिल होंगे इस पर्यटक ट्रेन के रूट में। प्रारंभ कब होगा? देखिए, 18 दिन का पहला सफर दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा और भद्राचलम तेलंगाना जो है इस ट्रेन का अंतिम ठहराव होगा। ठीक, यह स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर चलेगी। रामायण सर्किट आपको पता होगा कि भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए जितने जगह हैं उन सभी को एक सर्किट के माध्यम से पर्यटन स्थल या टूरिज्म सेंटर के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास जो है उसको रामायण सर्किट के अंतर्गत किया जा रहा है ना। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो ट्रेन है ये चलाया जाएगा कहां से? सफदरजंग स्टेशन से भद्राचलम तेलंगाना तक। ठीक, आइए देखते हैं इसको। ये है वो ट्रेन। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन ठीक है, ऐसा एक थीम आधारित है ना। ये पूरे थीम है, ये पूरे थीम इसमें बने हुए हैं और सारे जो पर्यटन स्थल हैं जो इस सर्किट में पड़ने वाले हैं उन सभी को इसके चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने देश के ऐतिहासिक स्थानों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भारत के नागरिकों के साथ साथ विश्व भर के पर्यटकों को दिखाने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों की शुरुआत की है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो गौरव पर्यटक ट्रेन सुविधा है ये प्रारंभ की जा रही है भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो सुविधा है ये प्रारंभ की जा रही है। ठीक, ये ट्रेनें थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें हैं जिन्हें केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया गया है। ये जो देखो अपना देश कार्यक्रम है ये आजादी का अमृत महोत्सव, आपने सुना होगा, आजादी का अमृत महोत्सव हमारी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्या? आजादी का अमृत महोत्सव। इसी के अंतर्गत देखो अपना देश नाम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये जो ट्रेन है वो इसी देखो अपना देश योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। ठीक, भद्राचलम तेलंगाना इस ट्रेन का अंतिम ठहराव होगा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ट्रेन वापस दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस दौरान यह करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से क्या क्या निकल के आ रहे हैं? पहला चीज निकल के आ रहा है कि ये ट्रेन कब प्रारंभ होने वाली है? 21 जून 2022 से। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थल शामिल होंगे? तो वो सारे स्थल जो रामायण सर्किट पर स्थित है वो सारे स्थल जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा और क्या फैक्ट है कि ये जो योजना है ना, देखो अपना देश, इसके अंतर्गत इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और ये जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलाया जाएगा? तो याद रखना सफदरजंग से चलाया जा रहा है किसके बीच? भद्राचलम तक। ठीक है, और कितनी दूरी तय करेगी? तो लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी जो है इस ट्रेन के द्वारा तय की जाएगी। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। मेरकॉम इंडिया नाम की एक कंपनी है जिसने अपना रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जिसने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य किया है और इसके अंतर्गत अपनी जो स्थापित क्षमता है ना, केवल सौर ऊर्जा के माध्यम से जो स्थापित क्षमता है वो कितनी कर ली है? 10 गीगावाट की कर ली है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि अभी हमारा देश या यूं बोला जाए कि पूरा विश्व नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयास कर रहा है।
तो इसी के अंतर्गत ये एक अच्छा अचीवमेंट माना जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। ठीक, राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है। ठीक, कुल स्थापित क्षमता बोलेगा तो कितना है, 32.5 गीगावाट। लेकिन अगर आप इसमें से एक टाइम पे यूज कितना कर सकते हो, तो कितना कर सकते हो, 10 गीगावाट। ऐसा करने वाला पहला राज्य है कौन, राजस्थान। चलिए, राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीनीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55% है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में केवल आपको पता होगा कि कुल 2984.7 मेगावाट जो है ये उत्पादन किया जाता है। इसमें से भी जो अधिकांश हिस्सा है वो कहां से होता है, वो होता है थर्मल पावर से। थर्मल पावर हमारे यहाँ सबसे बड़ा सोर्स है किसका, विद्युत उत्पादन का। लेकिन राजस्थान में जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें से 55% भाग जो है वो किसका है, नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा का है। अब तापीय ऊर्जा स्रोत का 43% भाग है इसमें, तथा शेष जो है 2% वो परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है। ठीक है, यानी 2% ऊर्जा जो है वो परमाणु जो रिएक्टर है उसके माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं। ठीक, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आप बोल सकते हो राजस्थान के नजरिए से और भारत के नजरिए से भी। आइए बढ़ते हैं। राजस्थान में सौर प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, यानी सोलर एनर्जी प्रमुख सोर्स है, जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीनीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक सौर परियोजनाएं निर्माणाधीन है, यानी 16 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं और लगाए जा रहे हैं। वैसे ये आंकड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगामी मुख्य परीक्षा में आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। अगले पैराग्राफ में आपको मिलेगा राजस्थान सौर नीति, है ना, सौर ऊर्जा नीति। वहां पर सौर ऊर्जा नीति अलग से बनाई जाती है और पिछली ऊर्जा नीति बनाई गई थी वर्ष 2019 में, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि वर्ष 2024-25 तक हम 30 गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन करने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक, चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है ना, पहला राज्य है कौन, राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में ऐसा करना बनता भी है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा पर स्थित है और वहां पर वन घनत्व भी कम है, जिसके कारण वहां पर जो छांव वाली समस्या होती है ना, हमारे यहाँ उत्तरी भाग से गुजरती है लेकिन बहुत सारा क्षेत्र वन से आच्छादित है, तो वहां पर सोलर प्रोजेक्ट्स जो है वो उतनी मात्रा में सफल नहीं है जितना कि राजस्थान में उनकी संभावनाएं हैं। चलिए, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है पुलित्जर पुरस्कार 2022। ठीक, आपको पता होगा कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मानित पुरस्कार है, एक जाना माना पुरस्कार है। और हाल ही में ये दिया गया है एक ऐसे पत्रकार को, एक ऐसे फोटोग्राफर को जिनकी मृत्यु हो गई है। उनका नाम है दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी का नाम आपने तब सुना होगा जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था तालिबान। उस दौरान इस फोटोग्राफर की मृत्यु हो गई थी। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुरस्कार विजेताओं में भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे भी शामिल हैं। ठीक, कौन कौन शामिल है, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे, ये 3 भारतीय पत्रकार शामिल हैं और एक फोटोग्राफर शामिल है जिसका नाम क्या है, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी मूल रूप से अफगानिस्तान के ही हैं। ठीक,
फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना में क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये भारतीय नाम, इसके अलावा दानिश सिद्दीकी, क्योंकि फोटोग्राफर्स को जनरली नहीं दिया जाता लेकिन इस वर्ष दिया गया है। ठीक, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1917 में, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड का गठन कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है केवल ये जो 3-4 फैक्ट हैं ये। ठीक, नाम याद रखिएगा। भारतीयों का 3 नाम है, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। अफगानिस्तान के एक फोटोग्राफर हैं, नाम क्या है, दिनेश सिद्दीकी, जिनका निधन हो गया था तालिबान और अफगानिस्तान सेना के संघर्ष के दौरान। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। ठीक, 11 मई का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन ऑपरेशन शक्ति जो है वो सक्सेसफुल हुआ था। ऑपरेशन शक्ति के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण हमारे देश में किया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। थीम याद रखिए, थीम से कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। क्या है थीम वर्ष 2022 के लिए? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 11 मई को भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था। इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने 2 परमाणु हथियारों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रखा गया था। ठीक, तो याद रखिएगा 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सीधा क्वेश्चन बनता है कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है थॉमस कप। आपने अभी सुना होगा कि भारतीय टीम ने पहली बार थॉमस कप को जीता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। तो सबसे पहला फैक्ट ये निकल के आता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। भारत ने 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया है। ठीक, इसके बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया। ठीक, इसके पहले जीत चुके थे लक्ष्य सेन और फिर किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीता और पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया है भारत को। आइए जानते हैं थॉमस कप के बारे में। थॉमस कप एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें फिलहाल 16 टीमें भाग लेती है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। कितनी टीमें भाग लेती है थॉमस कप में? 16 टीमें। पहली बार वर्ष 1948-49 में थॉमस कप आयोजित किया गया था। पहले यह टूर्नामेंट 3 साल में एक बार आयोजित होता था, लेकिन वर्ष 1982 के बाद से इसका आयोजन हर 2 साल में होने लगा। अब हर 2 साल में इसका आयोजन होता है, पहले यह 3 साल में एक बार आयोजित होता था। ठीक, थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह टूर्नामेंट वर्ष 1949 से खेला जा रहा था, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का इस टूर्नामेंट में दबदबा रहा था, जिसे भारत ने खत्म किया है। भारत छठी टीम है जिसने यह टूर्नामेंट
जीता है। ठीक है, यानी छठवां देश है जो इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो टूर्नामेंट है ये किस खेल से संबंधित है, ये कप, और ये किस देश ने जीता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक एक चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे निखत जरीन, नाम सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है, तो आइए जानते हैं। भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपने मैरी कॉम का नाम सुना होगा। मैरी कॉम ये टूर्नामेंट को 5 बार जीत चुकी थी। ठीक, तो ये जो निखत जरीन है इन्होंने भी अपना झंडा गड़ा दिया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, 25 साल की निखत जरीन 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर है जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 5वीं भारतीय है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं इनके इस टूर्नामेंट के बारे में और ज्यादा फैक्ट। देखिए, निखत जरीन स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय बनी है। ठीक है, ये इमेज मैंने एक न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। मैरी कॉम कब कब जीती, सॉरी मैंने 5 बार बोला, इन्होंने 6 बार जीता है। ठीक, 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008, 10 और 18, 6 बार ये गोल्ड मेडल जीता है। किसने? MC मैरी कॉम ने, बॉक्सिंग लेजेंड है हमारे यहाँ की। ठीक, सरिता देवी ने वर्ष 2006 में गोल्ड मेडल जीता था। जेनी RL इन्होंने 2006 में जीता था। लेख केसी इन्होंने 2006 में जीता, और निखत जरीन इन्होंने वर्ष 2022 में गोल्ड मेडल जीता है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक, भारत के लिए गर्व का विषय है। चलिए अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है 21 मई को विश्व चाय दिवस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मई को घोषित किया गया है क्या? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। पढ़ते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। ठीक है, ये घोषित करने की तिथि है जब घोषित किया गया 2019 में। वर्ष 2022 के अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की थीम है चाय और निष्पक्ष व्यापार। याद रखिएगा, चाय और निष्पक्ष व्यापार। अब अगर चाय उत्पादन की बात करें तो भारत चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि उपभोग के मामले में हम पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा चाय पीने वाले लोग भारत में हैं। चाय का सबसे ज्यादा खपत भारत में होता है, जबकि उत्पादन के मामले में हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाने वाले हैं हम। चलिए, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दे पर लोगों में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 19 दिसंबर 1993 को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया था। ठीक है, असल में हुआ क्या था, वर्ष 1992 में एक बैठक हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको बोला जाता है रियो सम्मेलन, या इसे ही नाम दिया जाता है प्रथम अर्थ समिट, इसी को नाम दिया जाता है। ये जब समिट हुआ, ये जब बैठक हुई, उसके बाद से पूरे विश्व में हो रही जैव विविधता ह्रास पर चिंता व्यक्त की गई थी, और ये कहा गया था कि भाई हम ये जो जैव विविधता के उत्पाद हैं, है ना, जो जीवों से हमको मिलने वाले उत्पाद हैं, हम उनका दोहन तो करें, लेकिन उसी अनुपात में उनका संरक्षण भी करें। और उसी तिथि को एक चिन्हांकित करने के लिए हमने 22 मई को निर्धारित किया अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने का।
ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कि इसका प्रमुख उद्देश्य यानी जैव विविधता दिवस हम मनाते क्यों हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ समिट बोला जाता है इसी को, है ना, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट। अर्थ मतलब वो EARTH वाला था भाई, है ना, अर्थ अनर्थ वाला अर्थ नहीं था जो मैं वहां पर लिखा था। ठीक, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। इसी सम्मेलन में इस दिवस को मनाने पर विचार किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया जैव विविधता दिवस वर्ष 2000 तक 29 दिसंबर को मनाया जाता रहा। यानी वर्ष 2000 तक, है ना, जो 2000 सन 2000 था, यहां तक 29 दिसंबर को मनाया जाता था जैव विविधता दिवस। लेकिन वर्ष 2001 से यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक, थीम को याद रखिए, थीम कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? वैसे तो ये सब का सब पूरा जितना चीज लिखा है इस टॉपिक में सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि पहला अर्थ समिट कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में। कभी कभी आपको नाम दे देगा देश का। कब आयोजित किया गया है ये भी पूछा गया है, तो वर्ष 1992 में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब पहला जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, तो याद रखना 29 दिसंबर 1993 को। मैंने बताया आपको कि पहले दिसंबर के महीने में मनाया जाता था। ठीक, उसके बाद वर्ष 2001 से हमने उसको 22 मई से मनाना प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है क्वाड शिखर बैठक। अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जापान की यात्रा पर गए थे। उसी दौरान क्वाड की एक बैठक हुई थी जापान में। क्वाड क्या है आइए समझते हैं। देखिए, जापान में आयोजन हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड। ठीक है, क्वाड क्या है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? 4 भुजाएं हों। ठीक है, तो एक भुजा है भारत, एक भुजा है ऑस्ट्रेलिया, एक भुजा है अमेरिका और एक भुजा है जापान। ये चारों ने मिल करके एक समूह बनाया जिसका नाम रखा गया क्या? क्वाड। अब ये क्वाड गठित क्यों किया गया? तो देखो, आपने कुछ समय पहले सुना होगा दक्षिण चीन सागर का विवाद। दक्षिण चीन सागर में चीन जो है वो अपनी दावेदारी बार बार पेश कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि यहाँ के आइलैंड्स मेरे हैं। इसका कारण है, क्या है कारण? देखिए, ये जैसे ही चीन खत्म होता है तो यहाँ से दक्षिण चीन सागर प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद इधर छोटे छोटे देश हैं, बहुत सारे, है ना, जैसे यहाँ पर जापान है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको मिलेगा क्या? जावा, सुमात्रा, बाली, है ना, ये सारी कंट्रीज मिलेंगी। अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आवाजाही होती है जो व्यापारिक जहाज है उनकी। अब चीन जो है वो इस क्षेत्र को क्या करना चाहता है? अपने अधीन करना चाहता है। इसके लिए क्या करता है वो चाहता है कि इसके बीच बीच में जो आइलैंड है ना, ये जो आइलैंड बने हुए हैं छोटे छोटे, इन पर अपनी दावेदारी ये क्या करता है? पेश करता है। क्यों भाई, ऐसा क्या होगा? देखो, एक अंतरराष्ट्रीय रूल है, अंतरराष्ट्रीय नियम है जो ये बोलता है कि अगर आपका कोई तटीय क्षेत्र है उसके 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वह आपके व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।
ठीक, तो अगर वो ये जो द्वीप है इसको मान लो चाइना का हिस्सा मान लिया जाता है, तो इस द्वीप से 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र जो है वो चाइना के अधीन माना जाएगा, चाइना का क्षेत्र माना जाएगा। यहां पर अगर मान लो तो ये भी क्या क्षेत्र हो जाएगा, ये भी चाइना के अधीन माना जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर तो बहुत सारे आइलैंड हैं, ठीक है। इन आइलैंड्स पर, इन द्वीपों पर अधिकार जमाता है कौन? चीन। तो यहीं पर शक्ति संतुलन स्थापित करने में, शक्ति संतुलन स्थापित करने में इस क्वाड की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि ये चारों जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं बहुत शक्तिशाली देश हैं, ठीक है। हमारा भारत भी शक्तिशाली, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खासा शक्तिशाली, अमेरिका और जापान सभी शक्तिशाली देश हैं। ये शक्तिशाली देश मिलकर के चाइना के इस प्रकार के अधिग्रहण को या अतिक्रमण को वो क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने में इस क्वाड की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, इसीलिए चीन बहुत ज्यादा चिढ़ता भी है, ठीक है। चलो आइए समझते हैं इसको कि क्वाड समूह की स्थापना जो है नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए की गई थी और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2017 में की गई थी। आपने नाम सुना होगा, है ना, शिंजो एबे। शिंजो एबे जो है वो जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। उन्हीं का बहुत ज्यादा प्रयास रहा है इस क्वाड को बनाने में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई कौन कौन सी कंट्रीज है, क्योंकि एग्जाम पूछता है ना। तो हमारा भारत है, ये है जापान का फ्लैग, ये है अमेरिका का फ्लैग और ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, ठीक। तो ये 4 कंट्रीज शामिल है किसमें? क्वाड में। क्वाड का पूरा नाम याद रखना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। चलिए अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और इस वर्ष दिया गया है किसको? लेखिका गीतांजलि श्री को। भारतीय लेखिका हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम क्या है? रेत समाधि, और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। देखिए ये जो है ये है डेजी रॉकवेल और ये है गीतांजलि श्री। इन्होंने ये जो पुस्तक है रेत समाधि, इसका अनुवाद किया है किस नाम से? टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इस पुस्तक को मिला है क्या? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें विशेष क्या है। टॉम्ब ऑफ सैंड किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ये पुस्तक। नाम क्या था पुस्तक का? रेत समाधि। तो मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक लेखिका कौन? गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है और डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित है, ठीक। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि किस पुस्तक को मिली है तो नाम याद रखना टॉम्ब ऑफ सैंड, या ऑप्शन में आपको देगा रेत समाधि, दोनों में से कोई एक देगा, ठीक। इसके अलावा लेखिका का नाम याद रखना है, साथ ही अनुवादक का नाम याद रखिएगा डेजी रॉकवेल, ठीक। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा है जो कि अभी हाल ही में भारत के नए सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। नाम क्या है इनका? राजीव कुमार। इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक। निर्वाचन आयोग क्या है?
भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। यानी इतने सारे चुनावों का संचालन किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 15 यानी अनुच्छेद 324 से 329 चुनावों से संबंधित है, जो इनसे संबंधित मामलों के लिए एक अलग आयोग की स्थापना करता है। और इन्हीं अनुच्छेदों के बीच में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 326, जिसके द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा आप 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो मतदान करते हैं। ये कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल 326 में। और निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के द्वारा गठित किया जाता है? तो याद रखना 324 के द्वारा। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति या जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 324(2) के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में कौन है? तो नाम याद रखिए, राजीव कुमार। चलिए अगले व्यक्तित्व हैं विनय सक्सेना, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में। ठीक, इसके पहले नजीब जंग जो थे वो दिल्ली के उपराज्यपाल थे। अब कौन है? तो अब हैं विनय सक्सेना जी। ठीक, याद रखिएगा, पूछता है। अगला, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में इस प्रकार के प्रश्न पूछता है आपको। तो इनका नाम क्या है? देखिए, कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। केवल इतना ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इनका? कैटलीन नोवाक। ठीक, फोटो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूं सुक योल, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक, फोटो आप देख पा रहे हैं। नाम क्या है? यूं सुक योल, यूं सुक योल। ठीक है, आप इस नाम को याद कर लीजिए। ये कौन है? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा चलिए अगला व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय क्षति के रूप में है, यानी इनका निधन हुआ है। नाम क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा। जब भी भारतीय संगीत में संतूर वादन की बात आती है तो इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है, क्योंकि इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। देश के मशहूर संतूर वादक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, संतूर वादन में ये प्रवीण थे। ठीक, तो देश के प्रमुख संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा है। याद रखना, ये जो वाद्य यंत्र है ये मूल रूप से भारतीय नाम है। इसका नाम क्या है? शततंत्री वीणा, जिसे बाद में फारसी भाषा से संतूर नाम मिला है। ठीक, वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से भी इन्हें अलंकृत किया जा चुका है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट है इनका नाम और ये किस विधा से जुड़े थे, किस चीज का वादन करते थे। तो नाम याद रखिएगा, संतूर वादक थे, है ना। चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण व वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, जापान, अमेरिका या मलेशिया। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड
ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश के अनुसार, ठीक है, 3 आपको पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है इन दोनों क्षेत्रों को कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी जम्मू और कश्मीर मिलाकर के। जम्मू को 43 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और कश्मीर को 47 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ऑप्शन आपके पास है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो चलिए इसका भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? नाम आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी, कौन कौन से स्टेशन के बीच चलाई जाएगी, ये आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पहला सफदरजंग स्टेशन से रामेश्वरम तमिलनाडु तक, सफदरजंग स्टेशन से भद्राचलम तेलंगाना तक, हबीबगंज स्टेशन से पुरी ओडिशा तक, या नवाबगंज स्टेशन से वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर तक। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, एकदम स्टार बना के लिख लो, ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। ऑप्शन है गीतांजलि श्री, ममता श्री, विनीता श्री, या वंदना श्री। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? ऑप्शन है 22 मई, 21 मई, 20 मई, या 23 मई। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन भारत के नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कौन है? ऑप्शन है राजीव कुमार, रंजन कुमार, विनय कुमार, या अजय कुमार। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस महिला भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है? एकदम स्टार बना के लिख लो, क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। पहला ऑप्शन है निखत जरीन, एमसी मैरीकॉम, दुर्गा गहलोत, या साक्षी पंडित। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? मृदंगम वादन से, संतूर वादन से, सितार वादन से, या तबला वादन से? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।